नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका केएस बायोलॉजी टेक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और इस वीडियो में हम RFLP के बारे में बात करने वाले हैं। एक और सूचना, अगर आप मेरे YouTube चैनल केएस बायोलॉजी टेक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जिससे नए जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी से, इस सीरीज से संबंधित, वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। RFLP का पूरा नाम क्या है? रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये RFLP का पूरा नाम होता है। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म एक शब्द आ रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म शब्द का मतलब क्या है कि जब जो ये स्टैंड्स बन रहे हैं, जब ये सेम स्टैंड न बने, जो ये स्टैंड्स है, जब हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस करा रहे हैं उसके बाद जो सैंपल से जो हमारा डीएनए एम्प्लीफाइड हो रहा है, या जो ऐसे अगर बैंड्स बन रहे हैं तो दैट इज पॉलीमॉर्फिक। इसे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। जो ये डीएनए के स्टेट्स हैं, जब ये इनका जो बैंड्स है अलग अलग बने तो ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्यों इसका नाम रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट पड़ा। तो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट इसलिए पड़ा क्योंकि इस प्रोसेस में हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग करते हैं, और इस एंजाइम के द्वारा जब हम लोग सेल से डीएनए को आइसोलेट करते हैं, देन वो जो डीएनए आइसोलेट होता है, कट करके जब हम लोग अलग करते हैं तो अलग अलग लेंथ के होते हैं। सभी जो और लेंथ होते हैं वो एक दूसरे से वेरी करते हैं, है ना, डिफरेंट होते हैं। इस वजह से इसको फ्रेगमेंट नाम दे दिया गया, और लेंथ उनका अलग अलग होगा, इस वजह से लेंथ नाम रख दिया गया। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे क्या इसका प्रोसीजर है, कैसे हम लोग RFLP को परफॉर्म करते हैं। तो आइए सबसे पहले क्या होगा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का हम लोग प्रयोग करेंगे। ये हमारा सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, जिसके द्वारा जो सेल है, सेल को हम लोग कट करेंगे। कट करने के बाद जो हमारा रिस्ट्रिक्शन साइट है, रिस्ट्रिक्शन साइट से जो हमारा सैंपल है डीएनए, उसको हम लोग आइसोलेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग किए, उसके द्वारा हम लोग सेल को कट करके रिस्ट्रिक्शन साइट से जो हमारा डीएनए का सैंपल है उसको हमने अलग कर लिया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? सैंपल आइसोलेशन। अब सैंपल आइसोलेशन हमारा हो गया, उसके बाद क्या है, जो हमारा सैंपल प्राप्त होता है उस सैंपल का हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। क्यों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे? क्योंकि जो हम सैंपल सेल से आइसोलेट किए हैं, जो फ्रेगमेंट्स आइसोलेट किए हैं, उसका जो लेंथ है वो अलग अलग होता है। उसका जो लेंथ है, कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर जो वेट है या जो साइज है वो क्या है, अलग अलग है। तो अब हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। तो जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे तो जो मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग या साइज के अकॉर्डिंग जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग दूसरा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम लोग ब्लॉटिंग कराते हैं। अब ब्लॉटिंग कैसे होगा? तो जैसे साउदर्न ब्लॉटिंग को परफॉर्म किया जाता है, सेम वैसे ही इसमें भी ब्लॉटिंग होता है। ब्लॉटिंग क्या होता है? मींस कोई भी एक बैक्टीरिया से, है ना, जो हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, वहां से किसी मेम्ब्रेन, है ना, जो सैंपल से उसको प्राप्त कर लेना, ये हमारा ब्लॉटिंग कहलाता है ना। ब्लॉटिंग का मतलब क्या है कि कोई जो हमारा जो जेल है, जेल से किसी विशेष मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन पे जो बैक्टीरिया है उसको प्राप्त कर लेना, ब्लॉटिंग होता है। तो ब्लॉटिंग भी कैसे होता है? तो जैसे साउदर्न ब्लॉटिंग की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है, साउदर्न ब्लॉटिंग के जैसे होता है। नेक्स्ट इसमें ब्लॉकिंग होता है। अब ब्लॉकिंग क्या होता है कि जैसे जब हम लोग साउदर्न ब्लॉटिंग की प्रोसेस करते हैं, जैसे सपोज
ब्लॉटिंग हो रहा है, तो जहां पे जो हमारा सैंपल है, सैंपल अब सभी जगह पे तो हो नहीं सकता है, तो जहां पे सैंपल नहीं है ना, जहां पे हमारा सैंपल नहीं है, अब वहां पे हम लोग ब्लॉकिंग की प्रोसेस करते हैं। और ब्लॉकिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे विशेष प्रकार के जो प्रोटीन्स होते हैं, विशेष प्रकार के जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे इसमें आपका केसिन प्रोटीन है, या जो इसमें कह सकते हैं कि जो BSA है, BSA अर्थात बोमिन सेरम एल्ब्यूमिन, या तो हम लोग ब्लॉकिंग के लिए केसिन प्रोटीन का यूज कर सकते हैं, या जो BSA है, ब्रोमिन सेरम एल्ब्यूमिन। क्यों हम लोग इसका प्रयोग करते हैं? क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करेगा, है ना, ये जो भी हमारा सैंपल है उस सैंपल के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, इस वजह से हम लोग ये ब्रोमिन सेरम एल्ब्यूमिन या केसिन का यूज करते हैं ब्लॉकिंग के लिए। अब ब्लॉकिंग क्या है कि जहां जहां सैंपल है उसके अलावा जो खाली स्थान है उस स्थान को फिल करने के लिए हम लोग ब्लॉकिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। अब होता है क्या है, नेक्स्ट जो प्रोब हाइब्रिडाइजेशन का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो प्रोब्स होंगे, प्रोब स्पेसिफिक जो कह सकते हैं जो सीक्वेंस है, मॉलिक्यूल्स है, उनका हम लोग यूज कर लेंगे। और यूज करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, विजुअलाइजेशन। जो हमारा प्रोब मॉलिक्यूल्स है, प्रोब मॉलिक्यूल्स का जैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद अब जो हमारा सैंपल है, ठीक है, ये जो प्रोब मॉलिक्यूल से कुछ क्या होंगे, डिटेक्टर्स लगे रहते हैं, और उस डिटेक्टर्स के माध्यम से अब फाइनली जो हमारा विजुअलाइजेशन है, फाइनली जो हमारा रिजल्ट है, यही कह सकते हैं कि ऑटो रेडियोग्राफी, जो फिल्म है ना, या जो पेपर है, उस पे हम लोग इजिली जो हमारा डाटा है, डाटा को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो अब आइए हम लोग डायग्राम के सहायता से इस प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि जो हम डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के सहायता से हमने डीएनए सैंपल के तौर पे अलग कर लिया, ठीक है। अब जो सैंपल अलग हुआ वो क्या है, तो फ्रेगमेंट्स के रूप में, ठीक है, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में, जिनका जो शेप और साइज है वो सब क्या है, अलग अलग है, ठीक है। जिनका जो शेप और जो साइज है, मॉलिक्यूलर जो वेट है, वो क्या है, अलग अलग है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। तो जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद क्या होगा कि जैसे 3% है, 3% के जो सैंपल्स है वो हम लोग लिए हैं सस्पेक्टेड अगर पर्सन से, और जिसपे शक है, जो क्राइम किया है, तो उन सभी 3% से तीनों का हम लोग, एक तो क्राइम प्लेस से जो लिया गया सैंपल है, दूसरा जो 2 सस्पेक्टेड पर्सन है जिन पे शक है, उनका हम लोग लिए। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल जो डीएनए है वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएंगे, स्प्रेड कर जाएंगे, ठीक है। उनका जो बैंड्स है वो जेल इलेक्ट्रो प्लेट जो है उस पे हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, और इनका जो बैंड्स है ये क्या होगा, ये ऐसे मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉटिंग की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। अब जो हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ब्लॉटिंग होता है। ब्लॉटिंग में क्या होता है कि एक ट्रे लेते हैं हम लोग, उसमें जो बफर सॉल्यूशंस है, बफर सॉल्यूशंस को रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बेस के लिए स्पॉन्ज रखते हैं, उसके ऊपर हमारा जेल प्लेट हो जाएगा, ठीक है। जो जेल प्लेट है, जेल प्लेट हो जाएगा, और जेल प्लेट के ऊपर, ठीक है, जेल प्लेट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पेपर रखते हैं। अब पेपर के रूप में हम लोग जो नाइट्रोसेलुलोज है, नाइट्रोसेलुलोज जो मेम्ब्रेन है, उस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन का यूज करेंगे, है ना। और जैसे ही नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को हम लोग जेल
प्लेट जो है जेल के ऊपर रखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग हैवी वेट को रख देते हैं, छोटे छोटे स्टिक्स रखते हैं। स्टिक्स रखने के बाद सबसे ऊपर हम लोग जो वेट होता है वेट को रखते हैं, जिससे इजिली जो जेल है, जेल से जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे प्राप्त हो जाए। तो अब ये प्रोसेस ब्लॉटिंग की हो जाती है, और जैसे अब ब्लॉटिंग की प्रोसेस हो जाती है, ब्लॉटिंग प्रोसेस के बाद प्रो हाइब्रिडाइजेशन होता है। मीन्स अब जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स है, जो हमारा सैंपल है, वो जब पेपर पे प्राप्त हो जाता है उसके बाद उसमें प्रोब का हम लोग यूज करते हैं। अब प्रोब का यूज करके प्रोब में क्या होंगे, डिटेक्टर्स लगे होंगे, और इस डिटेक्टर की सहायता से अब जो एक्सरे फिल्म है, ठीक है, जो एक्सरे फिल्म है या कह सकते हैं कि जो पेपर है, एक्सरे फिल्म भी बोले, अब उस पे क्या होगा कि ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा जो हमारा मॉलिक्यूल्स का जो बैंड्स है वो इजीली हम लोग उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 पर्सन थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इनका जो बैंड्स है ना, तो जैसे जो फर्स्ट और जो थर्ड वाला है इनका बैंड्स क्या है, सेम मैच कर रहा है। मींस कि जैसे जो क्राइम प्लेस है, क्राइम प्लेस पे ये सैंपल हम लोग को प्राप्त हुआ था, अब ये थर्ड जो पर्सन था ये सस्पेक्टेड था, मतलब ये कह सकते हैं एक सस्पेक्टेड था। तो जब सस्पेक्टेड था, तो जब इलेक्ट्रो प्रोसेस कराया गया उसका सैंपल लेके और क्राइम वाले सीन से, तो इसका भी बैंड सेम बन रहा है, मींस कि क्राइम इसने किया है। तो इस प्रकार से जो डाटा है हम लोग डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ये हमारा RFLP है इसके क्या एडवांटेज होते हैं। तो जो RFLP है मींस रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इसके क्या क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहला एडवांटेज है कंफर्म जेनेटिक डिजीज। जो RFLP है इसके द्वारा कुछ जो जेनेटिक जो डिजीज है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, जो सिकल सेल एनीमिया है उसके बारे में हम लोग इसलिए RFLP के द्वारा पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ DNA थ्रू फैमिली, मतलब जो DNA का जो इनहेरिटेंस हो रहा है फैमिली में, है ना, उसका पैटर्न्स, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी RFLP के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज्ड इन DNA फिंगरप्रिंटिंग, जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है, DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी RFLP का यूज करते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग पे नेक्स्ट हम लोग वीडियो अपलोड करने वाले हैं। नेक्स्ट, डिटरमाइन हेट्रोजाइगस ओवर होमोजाइगस ओवर फॉर जीन, कह सकते हैं जो हेट्रोजाइगस कंडीशंस है पर्सन का, होमोजाइगस जो कंडीशंस है उसको भी RFLP क्या करता है, क्लियरफाई करता है, डिटरमाइन कर सकता है, निर्धारित कर सकता है। तो जो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस जो कंडीशंस है उसको भी डिटरमाइन कर सकता है RFLP। तो ये एडवांटेज है RFLP का। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है, तो ये प्रोसेस RFLP का बहुत स्लो प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट, ये नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाई क्वालिटी DNA, इसमें बहुत अधिक मात्रा में, है ना, जो DNA है ना, हाई क्वालिटी के उनकी आवश्यकता होती है। डिफरेंट प्रोब्स आर नीडेड, डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोब्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, उनका यूज होता है RFLP में। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव टेक्निक, ये जो टेक्निक है ये क्या होती है, हाईली एक्सपेंसिव होती है। तो ये रहा आपका डिसएडवांटेज। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।